Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 9 का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर और आज होगा इसका लेक्चर नंबर 10. वेल आई होप आप लोगों ने इससे पहले के सभी लेक्चर जरूर देखे हुए हैं. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन कंप्लीट की थी ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. तो अब आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं. और मिक्सचर्स आगे हमारे पास दो तरह के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स. होमोजेनस मिक्सचर्स हमेशा ही सॉल्यूशंस होते हैं. हेट्रोजेनस मिक्सचर्स दे कैन बी आइदर सस्पेंशन और दे कैन बी कोलॉइड, और कोलॉइड्स थे जिन्हें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. सो आई होप वो सारी अंडरस्टैंडिंग अब आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर है. अब मिक्सचर क्या होता है, हाँ आई होप सब लोग जानते हो, हमने इतनी सारी डिस्कशन की है. तो मिक्सचर के अंदर हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो किसी भी कॉम्पोजिशन में हो सकते हैं, किसी भी रेशो में हो सकते हैं. और वेल मिक्सचर के अंदर वेरी इंपॉर्टेंटली हम जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं उसको फिजिकल मींस के साथ सेपरेट आउट कर सकते हैं. तो आज के इस लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम मिक्सचर्स को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट आउट कर सकते हैं. और अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों मिक्सचर को सेपरेट करना है और वो हमें कैसे हेल्पफुल होगा. और फिर उसके बाद हम वो सारी टेक्निक सीखेंगे जिससे हम मिक्सचर्स को उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट आउट कर सकते हैं. मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लर्निंग विद मी. सबसे पहले मिक्सचर क्या होता है डिफाइन करते हैं आज वापस. द मिक्सचर हैव टू और मोर देन टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हिच हैव बीन मिक्स्ड टुगेदर. एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वाला एग्जांपल जो कि हम डेली रूटीन में यूज करते हैं. यस, व्हाट इज दिस? दिस इज अ कप ऑफ टी, जो कि अक्सर आप लोग अगर नहीं भी पीते हैं तो आपके पेरेंट्स जरूर पीते होंगे, राइट? और हम चाय को बनाते कैसे हैं? कभी आपकी मम्मा ने आपको बताया चाय कैसे बनाते हैं? तो वेल अगर नहीं भी बताया तो आज हम बताते हैं. तो आपको करना क्या है, आपको कुछ पानी लेना है, पानी के अंदर आप चीनी डालते हो, चाय पत्ती डालते हो और फिर उसको बॉईल करते हो. फिर उसके अंदर आप थोड़ा दूध डालते हो, आप उसको फिर से बॉईल करते हो और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आपके पास चाय का कप बन जाता है. मगर उस चाय के कप को बनाने के लिए सब कुछ डालने के बाद क्या करते हैं? वेल हमें चाय को छानना पड़ता है, चाय पत्ती को अलग करना पड़ता है, तभी हमारे पास ये चाय का कप आता है, राइट? आई होप आप लोगों को मालूम है कि ये होता है, आप सबने देखा हुआ है. यस, अब ये जो चाय पत्ती को हमने अलग किया, ये क्या हो गया, क्या बता सकते हो? हमने ये जो चाय पत्ती को अलग किया, वेल ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो हमने चाय बनाई थी उसमें ये चाय पत्ती का असर नहीं गया, गया ना इसका चाय पत्ती का असर, मगर हमें सिर्फ वो असर चाहिए था, हम वो चाय पत्ती को पीते तो नहीं है, इसलिए हमने उसको अलग कर दिया. तो ये एक मिक्सचर था हमारे पास इस कप के अंदर, पानी का, दूध का, चीनी का, चाय पत्ती का, जिसमें से हमने चाय पत्ती को बाहर निकाल दिया, है ना? Isn't this the separation of the components of a mixture? हमारे पास एक मिक्सचर था जिसमें से हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए था और हमने उसको सेपरेट आउट कर दिया. तो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि हमें कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि एक मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाए. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. ये क्या एग्जाम्पल है? आई होप आप लोगों ने कभी केक जरूर बनाया होगा. तो केक बनाते वक्त आपने जो मैदा होता है उसको छाना होगा. अक्सर आपने अपने मम्मा को भी देखा होगा कि वो आटा गूंदने से पहले आटे को छानते हैं और आटे को छानने के बाद उसमें से क्या निकलता है, कुछ ऐसी सी इम्प्योरिटीज बाहर निकलती हैं जो कि हमें नहीं चाहिए होती. तो हम ये क्या कर रहे हैं? वेल इस प्रोसेस को बोलते हैं सीविंग, ठीक है? तो हमने छन्नी लेकर उसमें से आटे को छाना. तो छान के हमने क्या किया, उसमें से कुछ इम्प्योरिटीज को बाहर निकाला. तो ये आटा और ये जो इम्प्योरिटीज थी ये पहले क्या फॉर्म किए हुए थे? पहले ये फॉर्म किए हुए थे एक मिक्सचर, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर, जिसे हमने सीविंग से सेपरेट आउट किया. तो अगेन ये काहे का एग्जाम्पल हुआ? सीविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द separating technique that we use to separate the components of a mixture. ठीक है, समझ में आया? चाहे वो हमने
छननी के साथ चाय पत्ती को छाना था, चाहे हमने उसको आटे को छाना, वेल sieving this is a technique that we can use to separate the components of a mixture। और ये दोनों कैसे मिक्सचर थे? ये दोनों ही हेट्रोजेनस मिक्सचर थे, जिसमें से हमने नॉट यूजफुल सब्सटेंसेस को यूजफुल सब्सटेंसेस से सेपरेट आउट किया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वेल ये जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इनके पास कुछ ग्रेन्स हैं और उस ग्रेन्स में से ये काले 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 कुछ इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट कर रहे हैं। तो ये जो हाथ से खुद से इन दानों को साफ कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं हैंड पिकिंग, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो तरह की दालें मिक्स हो गई हैं और आपने उन दोनों दालों को अलग अलग करना है, तो आप क्या करोगे? एक एक दाना लेके उनको अलग अलग कर दोगे। या आपके पास अपनी कोई चाइनीज चेकर की गेम है और चाइनीज चेकर की गेम खेलने के बाद आप उनके जो कलर्स होते हैं बॉल्स के वो अलग अलग करके उनकी जगह जगह पे रख के उसको डिब्बे को बंद करके रखते हो। तो वो आप क्या कर रहे हो? आपके पास एक हेट्रोजेनस मिक्सचर था, उसमें से आपने उसको हैंड पिकिंग से अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट आउट कर दिया। सो हैंड पिकिंग इज आल्सो वन ऑफ द सेपरेटिंग टेक्निक्स दैट वी कैन यूज फॉर अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हुई कि क्यों हमें सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स की जरूरत पड़ती है। So mixtures, they have two or more than two constituents which have been mixed together, and we may require only one or two separate constituents of a mixture for the study of the individual components or for use। चाहे हमें उस एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ना हो तो हम उसको अलग करते हैं, या हमें उनमें से एक दो या सारे अलग अलग कंपोनेंट्स का यूज हो तो वेल हम उनको सेपरेट आउट करते हैं, right? So the components of a heterogeneous mixture, they can be separated by simple physical methods like hand picking, sieving etc, जिसकी अभी आपने examples को देखा। मगर बहुत सारी बारी ऐसे होगा कि हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर होगा जिसके कंपोनेंट्स को हम सिंपल टेक्निक्स ऑफ हैंड पिकिंग, सीविंग से सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा। चाहे वो होमोजेनस मिक्सचर्स हो, चाहे वो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स हो, हमें स्पेशल टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है, राइट। सो दे नीड टू बी सेपरेटेड बाय अ प्रोसेस, और वो प्रोसेस होता है बेस्ड अपॉन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस हो सकता है, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स में डिफरेंस हो सकता है, उनकी वॉलेटिलिटी में कि वो कितनी आसानी से अपने गैसियस स्टेट में, अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर जाते हैं, उस पर डिपेंडेंट हो सकता है, उनकी डेंसिटी के डिफरेंसेस पे डिपेंडेंट हो सकता है। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास कैसा मिक्सचर है, उसके कंपोनेंट्स के बीच में कैसी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, और उसके बेसिस पे हम कुछ सेपरेटिंग टेक्निक्स लगा के उन कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं। सो जो कॉमनली यूज टेक्निक्स हैं जिससे हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं वो है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, crystallization, chromatography, distillation, fractional distillation and the use of a separating funnel। तो इनमें से आज के इस लेक्चर में हम पहले तीन को स्टडी करेंगे। हम स्टडी करेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन के बारे में। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन को हम ऑलरेडी काफी कुछ डिस्कस पहले भी कर चुके हैं अपने इस चैप्टर में और पिछले चैप्टर में, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये एक बहुत ही आसान अंडरस्टैंडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक क्या है? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास पानी है जिसके अंदर हमने कुछ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को ऐड किया है, जैसे कि हमारे पास सैंड है या मड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, या आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपके पास कुछ ऐसा पानी है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, सैंड है, मड पार्टिकल्स है, और आपको उसमें से साफ पानी चाहिए। तो अब आप क्या करोगे? आपको पानी पीना है और आपके पास पानी है नहीं,
सिर्फ है कि आपके पास सिर्फ सैंड वाटर है या मड पार्टिकल्स वाला वाटर है, आप उसमें से साफ पानी को कैसे अलग करोगे? तो वेल उसके लिए हम प्रोसेस यूज कर सकते हैं, दैट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसमें आपको करना क्या होगा? वेल पहले आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि वाटर और जो सैंड पार्टिकल्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है। वाटर के अंदर ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं या मड पार्टिकल्स हैं, ये क्या फॉर्म करते हैं, कैसा मिक्सचर फॉर्म करते हैं? वेल ये फॉर्म करते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर, ये फॉर्म करते हैं एक सस्पेंशन। हम उन पार्टिकल्स को देख सकते हैं, वो पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, वो पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि आपको सस्पेंडेड वाटर में दिखाई देंगे, मगर अगर आप उस पानी को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दोगे तो वो पार्टिकल्स क्या करेंगे? यस, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। तो हम इसी को यूज करने वाले हैं टू सेपरेट सैंड मड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर, राइट? तो हम करेंगे क्या? हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है सेडिमेंटेशन का कि देयर आर इनसॉल्युबल हेवी पार्टिकल्स इन अ लिक्विड which we are wanting to separate by the process of sedimentation followed by decantation। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन के अंदर क्या करना है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इनसॉल्युबल हेवी पार्टिकल्स जो लिक्विड में है उनको सेटल डाउन करने के लिए अलाउ करेंगे। हम उस पानी को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे सो दैट कि वो जो पार्टिकल्स हैं ड्यू टू ग्रेविटी नीचे सेटल डाउन हो जाए, इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले आपके पास मडी सैंडी वाटर था, अब आपके पास ऊपर पानी आ गया साफ और नीचे वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो गई, राइट? इस प्रोसेस को जहां पे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज नीचे जाके कंटेनर के में सेटल हो जाते हैं, वेल उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो इनसॉल्युबल हेवी पार्टिकल्स जो कि लिक्विड में प्रेजेंट है, जब वो जाके सेटल डाउन हो जाएं, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। और इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द सेटलिंग ऑफ मड पार्टिकल्स इन वाटर, द सैंड पार्टिकल्स इन वाटर। अब सेडिमेंटेशन तो हो गया, हमारे पास ऊपर पानी साफ भी आ गया। अब क्या करना है? पानी साफ चाहिए है और हमें उसे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी से अलग करना है, तो उस अलग करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन में हम क्या करेंगे? वेल डिकेंटेशन के प्रोसेस में हम ये जो ऊपर क्लियर लिक्विड आ जाता है आफ्टर सेडिमेंटेशन, उसको एक दूसरे कंटेनर के अंदर ट्रांसफर करेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को नीचे से मिनिमम हिलाते हुए बड़ी ही धीरे धीरे करके आप क्या करोगे? ऊपर से जो पानी है उसको पोर करोगे सो दैट कि आपके पास जो दूसरा कंटेनर है उसमें जो पानी है वो बिल्कुल साफ ही हो। ठीक है, तो इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? वेल हम इसे यूज करते हैं इन द वाटर वर्क्स। वाटर वर्क्स मतलब कि जो हमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से सिटीज के अंदर साफ पानी मिलता है, वेल वो उसमें इस सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। तो वो बड़े बड़े टैंक्स बनाते हैं जिसके अंदर पानी को स्टोर किया जाता है। तो वो पानी को काफी देर अनडिस्टर्ब्ड भी छोड़ दिया जाता है, जिससे जो हेवियर पार्टिकल्स होंगे, जो कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे, वो नीचे जाके सेटल हो जाएंगे और जब हमें पानी दिया जाएगा वो ऊपर से ही दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वो पानी कैसा होगा? वो पानी होगा साफ, right? So we are using this process of sedimentation and decantation to remove the undesirable materials from water, right? All right. सो नेक्स्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने डिफरेंशिएट किया था बिटवीन द सस्पेंशन, द colloid and the solutions। आई होप आप लोगों को याद है कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं उन्हें हम सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, जबकि colloid के पार्टिकल्स को और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट नहीं कर पाए थे। तो चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं अपने कंसेप्ट ऑफ फिल्ट्रेशन को। So this is the process by which the solid is separated from the liquid by passing through a filter paper, राइट? तो इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास एक लिक्विड है जिसके अंदर हमारे पास एक सॉलिड हमने डाला हुआ था, ठीक है, और हमने उसको फिल्टर पेपर में से पास किया और वो जो सॉलिड था और वो जो लिक्विड है वो सेपरेट आउट हो गए।
राइट। अब फिल्टर पेपर क्या होता है? फिल्टर पेपर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पेपर which has tiny pores of specific dimension which allow only the liquid to pass through, whereas the undissolved solid particles they are retained on the filter paper. ठीक है, तो ये हमारे पास उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये हमारे पास एक स्टैंड है, उस स्टैंड के ऊपर हमने एक रॉड लगा के उस पे एक फनल को फिक्स किया हुआ है और उस फनल के अंदर हमने फिल्टर पेपर को डाल दिया। इस फनल के नीचे हमने एक बीकर को रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक ग्लास रॉड की हेल्प से हमने इसके ऊपर पोर किया अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड अ इनसॉल्युबल सॉलिड। ठीक है, ऐसा सॉलिड वाला मिक्सचर था जो कि उसमें इनसॉल्युबल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके पास मड वाटर हो या सैंड वाटर हो, उसको आप फिल्टरेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं। जब आप सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन करोगे तो उसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे जरूर होंगे जो कि आपके पानी पोर करने पे डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो भी पानी के अंदर चले जाएंगे जो कि आपने सेपरेट आउट किया है बाय डिकेंटेशन। अब आपको बिल्कुल भी कोई सैंड के पार्टिकल्स नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? वेल, आप उसके लिए फिल्टरेशन कर सकते हो। अब आप जब उसको सैंड वाटर को या मड वाले पानी को पोर करोगे तो वो होगा क्या कि जो सैंड है या मड है वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगी, क्योंकि उनका जो पार्टिकल्स का साइज है दे आर ग्रेटर देन द साइज ऑफ द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के अंदर पोर्स हैं, कुछ छेद हैं, मगर उन छेद का जो साइज है वो कितना है? इन सैंड के पार्टिकल्स मड के पार्टिकल्स से छोटा है, इसलिए उसमें से सैंड और मड के पार्टिकल्स आगे नीचे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो वो कहाँ पे रह जाएंगे? वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। और फिल्टर पेपर के ऊपर जो सॉलिड के पार्टिकल्स रह गए हैं फिल्ट्रेशन के बाद, उसे हम बोलते हैं रेजिड्यू, द अनडिजॉल्व्ड सॉलिड पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स जो कि पानी में डिजोल्व नहीं हुए थे वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गए, उसे हमने बोला रेजिड्यू। और जो लिक्विड इस फिल्टर पेपर में से पास कर जाता है उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, उसे हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। और जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया उसे हम बोलेंगे रेजिड्यू। राइट, इस तरीके से आप एक सस्पेंशन के अनडिजॉल्व्ड सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हो फ्रॉम द लिक्विड। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया कि हम यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज किसके लिए कर रहे हैं? हम सस्पेंशंस के लिए यूज कर रहे हैं। एंड आई होप आप लोगों को याद है कि जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर जाते हैं, इसलिए आप उसको कोलॉइड्स के लिए यूज नहीं कर सकते। कोलॉइड्स के लिए अगर हमें यूज करना होता है तो हम यूज करते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर, जिसके अंदर पोर का साइज और भी ज्यादा छोटा हो जाता है, और हम कोलॉइड्स के लिए भी उसको यूज करके कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं फ्रॉम द सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट सेपरेटिंग टेक्निक जो कि हमें सीखनी है, वेल वो ऑलरेडी हमें आती है, दैट इज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन इज अ टॉपिक जिसे हमने बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था जब हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो आई होप आप लोगों को याद है इवेपोरेशन क्या होता है। इट इज द फिनोमिनन इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और वहां पे हमने डिटेल में डिस्कशन करते हुए बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे इवेपोरेशन के। जैसे कि हम अब अंडरस्टैंड करते हैं कि एक वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी में से पानी इवेपोरेट करता है, अपनी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करता है और क्लाउड्स को फॉर्म करता है। क्लाउड्स के अंदर ये वाटर वेपर कंडेंस होते हैं और जब वो क्लाउड्स भर जाते हैं कंडेंस्ड वाटर के साथ तो दे आर गोइंग टू गिव अस रेन। ठीक है, सो ये तो आप बहुत छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं। फिर हमने अंडरस्टैंड किया कि जब हम कपड़ों को धोते हैं तो उन कपड़ों को सूखने का प्रिंसिपल क्या होता है? दैट इज अगेन इवेपोरेशन, कि उन कपड़ों में से पानी इवेपोरेट कर जाता है और वो कपड़े सूख जाते हैं। हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि जब बारिश होती है तो सड़कों पे जो गड्ढे होते हैं उसके अंदर बहुत पानी भर जाता है, तो उस पानी को हम खाली तो नहीं करते। वो पानी जाता कहाँ पे है? वेल, वो पानी अपनी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वी डू दैट। ये पानी खाली कैसे होता है? ये पानी खाली होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, सो आई होप आप सबको ये सब अच्छे से याद है और हमें अब अच्छे से मालूम है कि वाटर अपनी गैसियस स्टेट में जब अपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो ही कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको इवेपोरेशन कहते हैं।
अब हम इस इवेपोरेशन के प्रोसेस को एज अ सेपरेटिंग टेक्निक फॉर मिक्सचर्स कैसे यूज करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, ऑलराइट, उसके लिए आपको एक एग्जांपल पहले देती हूँ। ये क्या देख रहे हैं आप? ये आप देख रहे हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स का मतलब क्या होता है कि वो फ्रूट्स जिसमें से हमने पानी के कंटेंट को, उसके मॉइस्चर को रिड्यूस कर दिया है, उसमें से बाहर निकाल दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एप्पल है और इस एप्पल के स्लाइसेस काट के उसको हमने सुखा लिया। वो सुखाया कैसे? हमने उसके पानी को इवेपोरेट करा दिया, उसके मॉइस्चर को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब जब उसका मॉइस्चर हम बाहर निकाल देते हैं तो वी कैन स्टोर दीज ड्राई फ्रूट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि ये जो मॉइस्चर होता है दिस इज वेरी मच फेवरेबल कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सके और उनको खराब कर सके। अगर आप 2-3 दिन के लिए इस एप्पल को बाहर छोड़ दोगे अपने ही टेबल पे या किचन के अंदर तो ये खराब हो जाएगा। मगर ये ड्राई फ्रूट्स कितनी देर तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, ये खराब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से हमने इनका मॉइस्चर को बाहर निकाल दिया। कैसे बाहर निकाल दिया हमने इनके मॉइस्चर को? हमने उसको इवेपोरेट करा दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या था? हमें यहाँ पे चाहिए था फ्रूट्स के वो कंपोनेंट जो कि हमारे लिए यूजफुल थे, और हमारे लिए यूजफुल क्या नहीं था? उसका वाटर कंटेंट, जिसे हमने उसमें से सेपरेट आउट कर दिया। ठीक है, सो वाटर को हमने चेंज करा दिया इनटू इट्स गैसियस स्टेट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, हमने उसको इवेपोरेट करा दिया। और पीछे क्या बच गया? पीछे बच गया दैट पार्ट ऑफ द फ्रूट विच डज नॉट इवेपोरेट। ठीक है, सो वाटर क्या होता है? वाटर इज वॉलेटाइल, इट गेट्स कन्वर्टेड इजिली इनटू इट्स वाटर वेपर्स, राइट। जबकि ये बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन था फ्रूट का, दैट इज नॉन वॉलेटाइल, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता, राइट। सो दिस इज अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो जब भी हम इवेपोरेशन का प्रोसेस को यूज करेंगे तो हम उससे सेपरेट क्या करेंगे? एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट को एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट से। तो लेट अस जस्ट डिफाइन दैम। तो सबसे पहले व्हाट इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस? इट इज अ सब्सटेंस दैट gets converted easily into its vapor even below its boiling point, whereas a non-volatile substance is a substance that does not get converted into vapor. ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल वो है जो कि वेपर में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो पीछे रह जाएगा, और वॉलेटाइल वाला अपने वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा इवन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, उसकी इवेपोरेशन हो सकती है। ठीक है, सो जब हम इवेपोरेशन का प्रिंसिपल यूज करेंगे एज अ सेपरेटिंग टेक्निक, तो द प्रोसेस इज गोइंग टू बी बाय विच अ सॉल्युबल सॉलिड, एक ऐसा सॉलिड जो कि सॉल्युबल है। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, हमने हैंड पिकिंग को पढ़ा, हमने सीविंग को पढ़ा, हमने फिल्ट्रेशन की बात की, हमने सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन की बात की। उन सब के अंदर हमारे पास जो सॉल्यूट था दैट वाज नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, वो इनसॉल्युबल था, वो एक सस्पेंशन फॉर्म किए हुआ था, या हमारे पास वो जो सॉल्यूट था वो दो सॉलिड्स थे, और वो दोनों सॉलिड्स क्या फॉर्म कर रहे थे? एक हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, मगर अब यहाँ पे हमारे पास कैसा मिक्सचर है? एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर जो सॉलिड है दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, पानी में से अगर आपको चीनी को निकालना है, पानी में से आपको नमक को निकालना है, तो वो पानी में चीनी भी घुल जाती है, वो नमक भी घुल जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हमने अब यहाँ पे सॉल्युबल सॉलिड को बाहर निकालना है फ्रॉम अ सॉल्यूशन, मगर उसके लिए कंडीशन क्या है? वो जो सॉलिड है दैट शुड बी अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, इट शुड नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर्स, वेयर एज द सॉल्वेंट इज गोइंग टू बी अ वॉलेटाइल लिक्विड, जो कि अपने आसानी से वेपराइज करके सेपरेट आउट किया जा सकता है। ठीक है, so the process by which a soluble solid which is that is a non-volatile solute, this can be obtained from a solution by allowing the solvent, that is the volatile liquid, to vaporize is called as evaporation. ठीक है, तो हमने इस पानी के अंदर कोई ऐसी चीज को डाला है, एक ऐसे सॉलिड को डाला है जो कि उसमें सॉल्युबल है, मगर वो जब हम इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो होगा क्या कि वो जो सॉल्वेंट है वो तो वेपराइज कर जाएगा, और जो सोल्यूट है वो क्योंकि नॉन वोलेटाइल है वो पीछे ही रह जाएगा।
ठीक है, so this is going to be used for preparing salt. Sea water is taken in large pans and water is allowed to evaporate by the heat of the sun. And again ये वही पिक्चर है जो कि आपने evaporation में भी स्टडी किया था. तो हम करते क्या है, सी की साइड पे बहुत सारे बेड्स बना देते हैं और वो जब हाई टाइड होती है तो उसके अंदर पानी आ जाता है और फिर उस पानी को इवेपोरेट कराया जाता है फ्रॉम द सन और फिर वो जो उसमें से सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है वेल उसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं और फिर हम उसको रिफाइन करके मार्केट में बेच देते हैं. ठीक है, सो हम सी वाटर में से नमक को सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. तो हम सॉल्ट को सी वाटर में से सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन प्रोसेस को यूज कर सकते हैं. एक और एग्जांपल आपको दिखाती हूँ. ये है हमारे पास यहाँ पे इस पिक्चर में दूध जिससे हमने बनाया है मिल्क पाउडर. ठीक है, आई होप आप लोगों को मिल्क पाउडर टेस्टी लगता है, बहुत मजा आता है आपको उसको खा के. तो वेल ये किससे बनाया है, हमने दूध से. दूध से कैसे बनाया, वेल दूध क्या है, आई होप आप लोगों को मालूम है, दिस इज अ कलॉइड. ठीक है, अब ये कलॉइड था, इस कलॉइड में हमारे पास वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या है, हमारे पास पानी है. ठीक है, तो पानी को हम इसमें से इवेपोरेट करा देंगे और जो पीछे दूध के बाकी कंपोनेंट्स है वो पीछे रह जाएंगे और हमें मिल जाएगा ये मिल्क पाउडर. तो इसका अगेन एडवांटेज क्या होगा, अगर आप दूध रखना चाहोगे तो आप 1 या 2 दिन से ज्यादा उस दूध को नहीं रख सकते, वो खराब हो जाएगा. मगर मिल्क पाउडर को आप 6-6 महीने के लिए यूज कर सकते हो. ठीक है, क्यों, क्योंकि अगेन हमने उसका मॉइस्चर खत्म कर दिया. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया आपको कि इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जो कि आप यूज करोगे फॉर द सेपरेशन ऑफ द वॉलेटाइल कंपोनेंट दैट इज द सॉल्वेंट फ्रॉम द नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. राइट, और इस मेथड को हम हमेशा वहां पे यूज करते हैं जहां पे जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो हमें नहीं चाहिए. राइट, तो चाहे वो सी वाटर है उसमें से हमें पानी नहीं चाहिए, चाहे मिल्क है, मिल्क में से भी हमें पानी नहीं चाहिए है, हमें बाकी के कंपोनेंट्स चाहिए थे. अगर हमारे ड्राइड फ्रूट्स थे तो उसमें भी अगेन फ्रूट में से पानी को हमने इवेपोरेट करा दिया और हमारे पास ड्राई फ्रूट्स आ गए. तो इन सब टेक्निक्स में हम इवेपोरेशन प्रोसेस को यूज तब कर रहे हैं जहां पे हमारे पास जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है वो हमें चाहिए नहीं है, हम उसको छोड़ सकते हैं. ठीक है, और इस प्रोसेस की डिसएडवांटेज क्या है, वेल इस प्रोसेस की डिसएडवांटेज ये है कि ये एक बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है. इसको आपको सेपरेटिंग टेक्निक के लिए यूज करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए. और दूसरी डिसएडवांटेज ये है, दिस कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट टू सॉलिड कंपोनेंट्स इन अ लिक्विड. अब अगर इस सी वाटर में सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट है उसके साथ और भी कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, कुछ और भी सॉल्ट्स प्रेजेंट हो, तो वो भी यहीं पे इसी के अंदर आ जाएंगे. आप इस इवेपोरेशन के प्रोसेस से पानी को तो इवेपोरेट करा पाएंगे बट उस सॉल्ट में और जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं जो कि सॉलिड है, जो कि नॉन वॉलेटाइल थे, आप उनको सेपरेट आउट नहीं करा पाओगे. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इस मिल्क पाउडर की बात करूं तो हमने पानी को तो इवेपोरेट करा दिया, मगर अगर इस मिल्क पाउडर के कंपोनेंट्स जो सॉलिड हैं आपको उनको अलग अलग करना है तो आप उस इवेपोरेशन के प्रोसेस से उनको अलग नहीं कर सकते. ठीक है, तो अगर एक लिक्विड में 2 या 2 से ज्यादा सॉलिड कंपोनेंट्स हैं जिन्हें आपको अलग करना है तो वेल आप उसके लिए इवेपोरेशन को यूज नहीं कर सकते. राइट, तो इवेपोरेशन को हम कहाँ पे यूज करेंगे, फॉर द सेपरेशन ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम द नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. ठीक है, तो इवेपोरेशन की अगर आपको एग्जांपल्स पूछी जाए, एप्लीकेशंस पूछी जाए तो कुछ आपको एप्लीकेशंस मैंने पहले ही बता दी हैं. और जैसे कि हमें लार्ज स्केल पे कॉमन सॉल्ट को सी वाटर से ऑब्टेन करने के लिए चाहिए. एक दूसरी और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी और वो क्या है कि दिस कैन बी यूज टू ऑब्टेन द कलर्ड कंपोनेंट्स द डाइज फ्रॉम द ब्लू ब्लैक इंक. ठीक है, तो अगर आपके पास ब्लू या ब्लैक कलर की इंक हो और उसको हम बनाते कैसे हैं, पानी के अंदर कुछ कलर्ड डाइस को मिक्स करके. ठीक है, अब हमें वो कंपोनेंट्स वापस चाहिए. तो आपसे पूछा जाए आपके एग्जाम में कि आपके पास ब्लू ब्लैक इंक है और उसके कंपोनेंट्स को आपको सेपरेट करना है तो आप उसको कैसे करोगे, तो वेल उसके लिए आप इवेपोरेशन के प्रोसेस को यूज कर सकते हो. लेट अस अंडरस्टैंड नाउ दिस इन अ मोर डिटेल क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में डिटेल में गिवन है.
तो ऑल राइट, अब हम इस प्रोसेस में करेंगे क्या? वेल हमारे पास ये जो ब्लू ब्लैक कलर की इंक होती है ना, दिस इज द होमोजेनस मिक्सचर। किसका मिक्सचर है? कलर्ड डाइज का मिक्सचर है इन वाटर। ये जो कलर डाइज होते हैं ये होते हैं नॉन वॉलेटाइल, और जो वाटर होता है वो वॉलेटाइल होता है। अब हमें चाहिए है कलर डाइज, वाटर हमें चाहिए नहीं है। तो हमारा ये इवेपोरेशन का प्रोसेस एक परफेक्ट सेपरेटिंग टेक्निक है, क्योंकि हमारे पास नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, और वॉलेटाइल सॉल्वेंट की हमें नीड नहीं है। हमें नीड है सिर्फ उस नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट की। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इवेपोरेशन के प्रोसेस से सेपरेट आउट करने वाले हैं। तो उसमें हम करेंगे क्या कि हम पहले एक बीकर लेंगे जिसके अंदर हम आधा बीकर को पानी के साथ भर देंगे। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक वॉच ग्लास रखेंगे जो इसके माउथ के ऊपर। ठीक है, माउथ वॉच ग्लास मीनिंग जैसे कि आप एक अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एक कांच की कटोरी है। ठीक है, एक कांच की कटोरी है जिसके अंदर आप क्या करोगे, वेल आप इसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर की इंक डाल दोगे और इसको आप इस बीकर के ऊपर रख दोगे। ठीक है, अब आपने क्या किया, उसके बाद नेक्स्ट इंक डालने के बाद वेल आपने इसके नीचे एक स्टैंड रख के इसको बर्न करना, हीट करना शुरू किया। तो जब आप इसको हीट करना शुरू करोगे तो वेल आपका सबसे पहले क्या हीट होगा, पानी। और पानी जब हीट होगा तो पानी अपने वेपर्स में कन्वर्ट होगा, और उन वेपर्स की हीट से ये चाइना डिश या ये वॉच ग्लास या कांच की कटोरी में जो आपके पास कलर्ड इंक पड़ी है वो भी हीट होना शुरू होगी। अब आपके मन में यहाँ पे ख्याल ये आ रहा होगा कि हम इसको डायरेक्टली ही क्यों नहीं हीट कर देते। तो वेल प्लीज डू रिमेम्बर कि हमने इस इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करना है, क्योंकि उससे वो जो कलर डाइज है उसके कंपोनेंट्स जो है वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप लोगों को कभी चॉकलेट को मेल्ट करना हो, तो जब भी हम चॉकलेट को मेल्ट करना चाहते हैं और बहुत अच्छे से स्मूथली आपने चॉकलेट को मेल्ट करना है, उसको जलाना नहीं है, तो वेल आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले पानी, एक कटोरी में चॉकलेट को लोगे और उस कटोरी को आप पानी के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही रख के हीट कर सकते हो और वो चॉकलेट स्मूथली मेल्ट हो जाएगी। अगर आप उसको डायरेक्टली हीट पे रखोगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बर्न हो जाएंगे और आपको आपकी जो चॉकलेट है वो मेल्टेड नहीं, बेकार कड़वी चॉकलेट मिलेगी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो कलर डाइज है, अगर आप इनको डायरेक्टली हीट करोगे तो ये खराब हो जाएंगी, वो डाइज का नुकसान होगा, हमें वो नेचुरल उसी तरीके से डाई नहीं मिलेगी। इसलिए हमें इस इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करना है, और डायरेक्टली हीट नहीं करना है, हम उसको स्लोली हीट करते हैं बाय द हीट ऑफ द वाटर वेपर्स। ठीक है, तो पहले हम बर्नर के साथ पानी को हीट करेंगे, पानी के वाटर वेपर्स बनेंगे और उसकी हीट के साथ ये स्लोली यूनिफॉर्मली डाई के जो कलर्स हैं वो हीट होना शुरू होंगे और उसमें से जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट होना शुरू होगा। ठीक है, सो वी विल बी एबल टू सी दिस इवेपोरेशन टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। और थोड़ी देर के बाद जब हम उसको कॉन्टिन्यूसली हीट करते रहेंगे तो तब तक हम उसको हीट करते रहेंगे जब तक हम इन वाटर वेपर्स को बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। ठीक है, और फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा जहां पे कोई भी चेंज नहीं होगी। इसका मीनिंग ये है कि उसमें से सारा जो वाटर था वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होके वेपराइज कर गया। ठीक है, और हमारे पास क्या बच जाएगा पीछे, वेल हमारे पास डाई थी वो जो बच जाएगी, जो कलर्ड कंपोनेंट्स थे ब्लू ब्लैक डाई के, वेल वो हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे from the volatile solvent, that is water, by the process of इवेपोरेशन। तो अब अगर आपको आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अगर आपको कलर डाइज को ब्लू ब्लैक इंक से सेपरेट करना है तो आप कैसे करोगे, तो वेल आप उसके लिए इवेपोरेशन के प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया, आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया। आपने आज के इस लेक्चर में देखा कि कैसे हम हेट्रोजेनस मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल फिल्ट्रेशन है, सीविंग है, हैंड पिकिंग है, या सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन के प्रोसेसेस को यूज करके आप सस्पेंशंस को सेपरेट आउट कर सकते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर्स जहां पे आप उन पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख के सेपरेट आउट कर सकते हैं। वेल आपने उन सब प्रोसेसेस को सीखा, उसके साथ साथ आपने वो भी प्रोसेस देखा जिसके अंदर एक सॉलिड सॉल्यूट था जो कि सॉल्युबल था। ठीक है, वो सॉल्युबल था मगर उसकी खासियत ये थी कि दैट वाज नॉन वॉलेटाइल।
सो हमने उस नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट से सेपरेट आउट किया बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो अभी और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बाकी हैं जिससे हम एक मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं इनटू द कंपोनेंट्स। सो वी विल बी मीटिंग अगेन फॉर द नेक्स्ट टाइम फॉर द पार्ट 2 ऑफ द सेपरेटिंग टेक्निक्स। सो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे। आई होप आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इन केस अभी तक अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए द मोमेंट वी पुट अप द नेक्स्ट लेक्चर फॉर यू। So see you again. Have a nice day. God bless you.